नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ क्लास 20 है और आज का टॉपिक रहेगा क्रिया, यानी कि वर्ब देखेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो क्रिया होती क्या है? तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। यानी कि कोई काम हो रहा है, उस काम के करने या होने का बोध जिन शब्दों के द्वारा हमको होता है वो क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि दौड़ना, दौड़ना शब्द क्या है? क्रिया है। रोना, खाना, पीना, हंसना, जाना, भागना, ठीक है, ये सभी हमारे, लिखना, ठीक है, और तो ये सभी हमारे कैसे हो गए? क्रिया शब्द हो गए। यानी कि इनसे हमको पता चल रहा है ना, जैसे दौड़ने से पता चला कि कोई कार्य हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। रोना मतलब रोने का काम हो रहा है। ठीक है, खाना मतलब खाने का काम। यानी कि काम के करने या होने का बोध जो भी शब्द कराएंगे वो आपका क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रिया जो है एक विकारी शब्द होता है और जिसका मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। क्रिया एक विकारी शब्द, विकारी मतलब लिंग वचन काल आदि के आधार पर क्रिया शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं, हमारे विशेषण शब्द होते हैं, ऐसी क्रिया शब्दों में भी लिंग वचन काल कारक के आधार पे क्या हो जाता है? विकार पैदा हो जाता है। इसलिए क्रिया के जितने भी शब्द हो, जैसे रोना, खाना, ठीक है, अब खाना शब्द सेम नहीं रहेगा, उसका खाना से खिलवाना बन जाता है। ठीक है, खाना से केवल खा बन जाता है, अगर हम देखिए मूल धातु का उपयोग करें। तो यहाँ पर क्रिया जो होता है विकारी शब्द होता है, और ध्यान रखेंगे इसका मूल रूप धातु होता है। ठीक है, धातु मतलब एक मूल रूप है शब्द का, और धातु के अंत में ना जोड़ने से ही हमारा क्रिया शब्द बनता है, और उसे ही क्रिया का साधारण रूप कहा जाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु होती है, और उस धातु में जब ना जोड़ा जाता है तो उसी ना शब्द को जोड़ने से क्रिया शब्द बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे पा है, पा, पा मूल धातु है। देखिए पा, खा भी जो है ये धातु है, लिख भी धातु है। इसमें जब हम ना जोड़ रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं, फिर हमारी क्रिया शब्द बनना है। जैसे पा में ना जोड़ेंगे तो पाना, खाना में अगर ना जोड़ा तो खाना, लिख में ना जोड़ा तो लिखना। ठीक है, तो अगर कभी आपका क्वेश्चन बनेगा भाई कि जैसे लिखना, लिखना में मूल धातु क्या है? ठीक है, लिखना में, या बोल सकते हैं लिखना में हमारा कौन सी धातु है? तो लिखना में जो धातु है, मूल शब्द को ही धातु कहा जाता है, यानी कि लिख जो है इसमें धातु हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। जितने भी क्रिया शब्द होते हैं क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? अब क्रिया का मैं देखिए वर्गीकरण करता हूं दोस्तों, तो क्रिया का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले देखिए, क्रिया जो है हमारी, इसको देख लेते हैं पहले। क्रिया जो है 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, फिर उसके बाद क्रिया का विभाजन देखेंगे। क्रियाएं जो है 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला तो धातु से, जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, धातु, धातु में जैसे कि मैं बोलूँ खा, खा क्या है? धातु है। खा में देखिए अगर ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खाना। ठीक है, ऐसे मैं बात करूँ खेल, खेल में हम ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? खेलना। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ दौड़, दौड़ देखिए आपका धातु हो गई, दौड़ में जोड़ो ना तो क्या बन जाएगा? दौड़ना। ठीक है, भाग धनना, भागना। तो ये क्रियाएं जो है पहला तो धातु से बनती है। दूसरा जो है क्रियाएं जो है हमारी संज्ञा शब्दों से भी बनती हैं। जैसे संज्ञा शब्द आपका हाथ है, हाथ से क्रिया बन जाती है आपकी हथियाना, हाथ से क्रिया बन गई हथियाना। ठीक है, ऐसे देखिए बात से क्रिया बन जाती है बतियाना, बात से क्रिया बन गई आपकी बतियाना। ठीक है, और ऐसे ही हमारे क्रिया शब्द बनते हैं विशेषण से भी। विशेषण की मैं बात करूं, जैसे कि आपका देखिए गरम शब्द, गरम एक विशेषण शब्द है, गरम से हो जाता है आपका गरमाना। ठीक है, चिकना शब्द जैसे चिकना, चिकना शब्द से आपका हो जाएगा चिकनाना। ठीक है, और ऐसे एक शब्द है देखिए विशेषण का दोहरा, दोहरा से आपका हो जाएगा दोहराना या दोहराना। ठीक है, दोहराना। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, तो क्रियाएं जो हैं आपकी, या क्रिया शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। पहला है धातु से बनते हैं क्रिया शब्द, दूसरा आपका संज्ञा से बनते हैं क्रिया शब्द, और तीसरा आपका विशेषण से बनते हैं क्रिया शब्द। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए क्रिया की अगर मैं बात करूँ, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ क्रिया का, तो देखिए क्रिया का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। ये क्रिया है, ठीक है, ये क्रिया हो गई हमारी। पहला जो पार्ट होता है क्रिया का, ये होता है आपका कर्म, रचना या बनावट के आधार पे। पहला जो क्रिया का प्रकार होता है कर्म, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली हो जाती है आपकी अकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है आपकी सकर्मक क्रिया। क्लियर?
और दूसरा क्रिया का विभाजन हम करते हैं भैया प्रयोग के आधार पर, क्रिया शब्दों के प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया हो जाती है, नाम धातु क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, सामान्य क्रिया होती है, और ऐसे आपका एक सहायक क्रिया भी होती है। सहायक क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं कि ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम खाना खाता है, तो खाना खाता है, खाता है क्या हो गई, इसमें क्रिया हो गई। तो लेकिन खाता शब्द जो है वो है से पूरा हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं वह दौड़ रही थी, वह दौड़ रही थी। ठीक है, तो थी देखिए इसमें, यानी कि जो क्रिया की हेल्प करते हैं जो शब्द लास्ट में, जैसे है या थी, था, थे, थी, या रहे थे, जो भी है मतलब, तो ये शब्द हमारे कहलाते हैं सहायक क्रिया के शब्द। ठीक है, इसको भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कर्म या बनावट के आधार पे जो क्रिया के भेद होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है क्रिया का, ये दो पार्ट में मैं आपको दूंगा। आधे पार्ट आज देखेंगे, आधे नेक्स्ट वाला जो आएगा आपका नेक्स्ट पार्ट उसमें देखेंगे। ठीक है, ताकि अच्छे से रिवीजन हो पाए आपका, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। एक ही साथ पूरा टॉपिक दूंगा तो खिचड़ी बन जाती है। तो रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का परिभाषा क्या होती है, तो अकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है आपका अधन कर्म। देखिए अकर्मक, अधन कर्म, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म मौजूद नहीं है, यानी कि ऐसी क्रिया बिना कर्म के जो क्रिया हो रही है उसको अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर, ठीक है, कर्ता होना चाहिए, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यानी कि क्रिया होगी और क्रिया का इम्पैक्ट करने वाले पे पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ बस चलती है, देखिए बस क्या है आपका, बस इसमें कर्ता है। ठीक है, बस क्या हो रही है, सीधे चलती है। चलना क्या है इसमें भैया, आपका क्रिया है। अब देखिए चलने की जो क्रिया है वो किस पे इम्पैक्ट डाल रही है, कर्ता पे, यानी कि बस पे। ठीक है, और दूसरा देखिए सीता रोती है, सीता जो हो गई इसमें क्या है, कर्ता है, सीता इसमें कर्ता है। और जो रोने का इम्पैक्ट पड़ रहा है, देखिए सीधे रोती है बोल रहा हूँ मैं, तो रोने का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, सीता पे। यानी जहाँ पर क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ेगा उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्म मौजूद नहीं होगा। अगर इसमें बीच में कर्म होता, जैसे मैं बोलूँ बस तेज चलती है, तेज विशेषण शब्द प्रयोग कर लेता मैं, तो तेज बस का जो चलने का इम्पैक्ट है तेज है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ सीता दिन से रो रही है या दिन से रोती है, ठीक है, या सीता कल से रोती है या जोर से रोती है, तो बीच में अगर मैं कर्म डाल दूँ तो फिर इम्पैक्ट कर्म पे पड़ जाएगा, कर्ता फ्री हो जाएगा, तो वहाँ पर होगा सकर्मक। बस यही अंतर है। तो क्रिया का जहाँ पर इम्पैक्ट सीधे कर्ता पे पड़ेगा वो अकर्मक होगा। और जैसे अगला उदाहरण है, कपिल हंसता है, देखिए हंसने की क्रिया कहाँ पे है, कपिल पे पड़े यानी कि कर्ता पे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप जो है हमारा सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया देखिए जिन क्रियाओं का फल कर्ता, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। सकर्म यानी कि जिस क्रिया में कर्म मौजूद है सकर्मक वो कहलाएगी। ठीक है, तो जिस क्रिया में आपका क्या है, कर्म मौजूद है, वो कहलाएगी सकर्मक। क्लियर, समझ आ गया। जैसे मैं बोलूँ महेश खाना खाता है, अब देखिए ध्यान से समझिए, महेश जो है क्या कर रहा है, खाना खाता है। अब महेश जो है इसमें देखिए कर्ता, ठीक है, खाना जो हो गया कर्म, खाता है क्या हो गई क्रिया। अब देखिए खाने की क्रिया, महेश क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, यानी कि खाने पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, महेश फ्री हो गया यहाँ पे, यानी कि इसमें कर्म मौजूद है। ऐसे मैं बोलूँ हिमानी पत्र लिखती है, अगर मैं सिंपली बोलूँ देखिए हिमानी लिखती है, तो हिमानी लिखती है, हिमानी लिखती है अगर मैं बोलूँ तो लिखने की क्रिया किस पे पड़ रही है, कर्ता पे, तो यहाँ पे अकर्मक हो जाएगी। और वहीं पे मैं बोलूँ अगर हिमानी पत्र लिखती है, हिमानी पत्र लिखती है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, कर्म ऐड कर दिया। अब लिखने की जो क्रिया है किस पे इम्पैक्ट डाल लिया है, कर्म पे। हिमानी क्या लिख रही है, पत्र, तो पत्र लिखने का काम हो रहा है, तो हिमानी फ्री हो गई, यहाँ पे कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें कर्म पे पड़ा प्रभाव क्रिया का, तो ये हो गई सकर्मक। सकर्मक क्रियाओं में आपका कर्म मिलेगा, जैसे महेश खाना खाता है, खाना यहाँ पे कर्म हो गया, ठीक है, कर्म को मैं अंडरलाइन करूंगा। हिमानी पत्र लिखते हैं तो पत्र कर्म हो गया। रोहन बाजार जाता है, अगर मैं सिंपली बोलूँ रोहन जाता है, तो जाने की क्रिया रोहन पे इम्पैक्ट डालेगी, वो अकर्मक हो जाएगी। रोहन बाजार जाता है, कहाँ पर जा रहा है, बाजार, तो बाजार इसमें कर्म है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब ऐसे देखिए दोस्तों, आपकी जो हमारी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के भी दो टाइप होते हैं। एक होती है एक कर्मक क्रिया,
जैसे यहाँ पर ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये एक कर्मक क्रियाएं हैं, जैसे कि हिमानी पत्र लिखती है, हिमानी पत्र लिखती है, ठीक है। ये सकर्मक के अंतर्गत ही एक कर्मक क्रियाएं, क्योंकि इसमें एक ही कर्म है। देखिए पत्र एक ही कर्म है ना, इसमें एक कर्मक। या मैं बोलूँ जैसे कि आपका यहाँ पर मैंने बोलूँ कि शिवानी ने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाई, ठीक है। क्या क्रिया हो रही है? खाने की। क्रिया का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? आइसक्रीम पे। तो यहाँ पर एक ही कर्म है। देखिए शिवानी ने क्या खाया? आइसक्रीम खाया। क्लियर हो गया। अब यहीं पर सकर्मक के अंदर द्विकर्मक क्रिया भी होते हैं, जिसमें दो कर्म होंगे एक ही सेंटेंस में। एक ही सेंटेंस में जहाँ पे दो कर्म होंगे वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं बोलूँ आपका, ठीक है, नरेंद्र ने, जैसे मैं बोलूँ नरेंद्र ने महेश को नरेंद्र ने महेश को कपड़े दिए, कपड़े दिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, नरेंद्र ने किसको दिए कपड़े? महेश को। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या दिए? कपड़े दिए, पहला कर्म ये। और किसको दिए? महेश को। देखिए कर्ता कौन है? नरेंद्र है। नरेंद्र काम कर रहा है, कर्ता। क्रिया क्या है? देने की हो रही है। देखिए ये क्रिया हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए इस वाक्य में दो कर्म मौजूद है, महेश और कपड़े। तो ये आपकी कहलाते द्विकर्मक क्रिया। ऐसी सकर्मक क्रिया का वाक्य जिसमें एक से अधिक कर्म मौजूद हो वो आपका द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आपका गोविंद ने सुरेश को पुस्तक दी, गोविंद ने सुरेश को पुस्तक दी। अब इसमें भी देखिए द्विकर्मक हो जाएगा। एक पुस्तक जो है कर्म पहला हो गया, सुरेश जो है दूसरा कर्म हो गया, गोविंद इसमें करता है, देने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है, जो सकर्मक क्रिया होती है दो प्रकार की होती है। इसमें आपका एक कर्मक क्रिया भी होती है और द्विकर्मक क्रिया भी होती है। तो सकर्मक अकर्मक आपको सिंपली समझ आ गया होगा ना। अकर्मक क्रिया में आपका इम्पैक्ट सीधे कर्ता पे पड़ता है, करने वाले पे पड़ता है, उसमें कर्म मौजूद नहीं होता। जबकि सकर्मक में जो इम्पैक्ट होता है क्रिया का वो आपका कर्म पे पड़ता है, और एक से अधिक कर्म भी वाक्य में हो सकते हैं। ऐसी क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्लियर। चलिए अब देखेंगे व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। देखिए धातु के या क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी कि व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु के दो भेद मानते हैं हम। पहला होता है रूढ़ या मूल धातु, या ठीक है, धातु शब्द से क्रिया मेंशन करेंगे। पहला होता है रूढ़ या मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु या यौगिक क्रिया। तो पहली हो गई मूल धातु क्रिया, दूसरी हो गई यौगिक क्रिया, ठीक है। अब मूल धातु क्रिया क्या होती है? तो रूढ़ या मूल धातु क्रिया स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य प्रकार के शब्द पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि जा, खा, पी, बैठ, चल, कर, रह आदि। जैसे मैं बोलूँगा चल जा, ठीक है, चल जा, मैंने बोला चल जा, या मैंने बोला अब तू जा, ठीक है। मैंने बोला अरे घर पे आ और खाना खा, ठीक है, घर पे आ और खाना खा। जब मैं देखिए जा, खा, पी यूज कर रहा हूँ तो इसमें देखिए केवल मूल धातु का शब्द यूज हो रहा है ना, ये मूल धातु के शब्द थे। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में, जब मूल धातु में हम ना जोड़ते हैं तो फिर हमारी क्रिया बनती है, ठीक है। मूल धातु में ही जब हम ना जोड़ते हैं तो तब हमारी साधारण क्रिया बनती है। जैसे कि जा में ना जोड़ेंगे जाना, खा में ना जोड़ेंगे खाना, पी में ना जोड़ेंगे पीना, बैठ में ना बैठना, चल में ना जोड़ेंगे तो चलना, कर में ना जोड़ेंगे करना, रह में ना जोड़ेंगे तो ना रहना, ठीक है। तो यहाँ यानी कि ये जो शब्द जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये मूल धातु के शब्द हैं। इसलिए ऐसे शब्दों से मिलकर कोई भी क्रिया बनेगी तो वो आपकी मूल या रूढ़ या मूल धातु क्रिया कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? रूढ़ या मूल धातु क्रिया, ध्यान रखेंगे, ओके। और दूसरा जो होता है आपका देखिए यौगिक धातु। मूल धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो अनेक धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातुओं का निर्माण होता है। तो मूल धातु के जो शब्द होंगे उसी में जब हम प्रत्यय लगाएंगे, प्रत्यय क्या होता है? देखिए मैंने पढ़ा है आपको, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश होता है, जुड़ने वाला शब्दांश होता है क्या? प्रत्यय, ठीक है। तो ये शब्दांश जब अंत में जुड़ता है तो आपका क्या हो जाता है? ये आपका मूल धातु क्रिया शब्द को यौगिक क्रिया शब्द बना देता है, ठीक है, या यौगिक धातु बना देता है। जैसे देखिए उठने से उठाना प्रत्यय जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, उठने से उठाना शब्द बनेगा, ये क्या है? आपका यौगिक धातु का उदाहरण है। बात से बतियाना, ठीक है, मूल धातु बात हो गई, उसमें देखिए हमने जब प्रत्यय लगाया तो ये बतियाना बन जाता है। पढ़ना से पढ़ाना, खाना से खिलाना। तो यानी कि यौगिक धातु जो है आपका मूल धातु में प्रत्यय लगा के या अनेक धातुओं को संयुक्त करके इसका निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा।
यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होती है। तो यौगिक धातु की जो रचना है 3 प्रकार से। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। संज्ञा या विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया बनती है। अनेक धातुओं को संयुक्त करने पर संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो यौगिक धातु के 3 प्रकार हैं, जिसमें मेनली होता है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और आपका संयुक्त क्रिया। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले टॉपिक का। ठीक है, मैं एक ही टॉपिक में ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आप क्रिया समझोगे। क्रिया मतलब वर्ब होता है इंग्लिश में। क्रिया जो है भाई आपका काम के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द होते हैं। और क्रियाएं जो है 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। कर्म, रचना और बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका जो आपका रचना, ठीक है, रचना और बनावट के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से है उसमें आपकी 2 प्रकार की होती है, जैसे कि रूढ़ धातु क्रिया या आपका यौगिक क्रिया। ठीक है, और यौगिक के भी हैं 3 प्रकार, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो अच्छे से समझिएगा भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। खासकर आपका देखिए प्रेरणार्थक क्रिया से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा आपका सकर्मक क्रिया से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो ये क्वेश्चन तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन थोड़ा छोटा रखा मैंने आपके लिए, ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ। सेशन समाप्त करने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी एप्लीकेशन स्टोर के सभी कोर्सेज पर हैप्पी होली ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ है सभी कोर्सेज पे। तो 14 मार्च तक आप इनरोल कर सकते हैं और इस कूपन कोड का लाभ उठा सकते हैं। पहले 300 अभ्यर्थियों के लिए कूपन कोड लागू है, तो पहले आए पहले पाएँ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।